सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं पुअर थिंग्स के बारे में। ये कहानी है एक नौजवान लड़की की जिसका दिमाग अभी भी एक बच्चे की तरह है। उसे सही और गलत का मतलब नहीं पता। उसे जिस चीज में मजा आता है वो सिर्फ वही काम करना चाहती है और उसे सबसे ज्यादा मजा आता है इंटीमेट होने में। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लंदन का दृश्य आता है। पुल के ऊपर विक्टोरिया नाम की एक लड़की को हम देखते हैं जो पानी में कूद करके अपनी जान दे देती। तब उसकी लाश पहुंचती है एक बेहतरीन डॉक्टर के पास जिसका नाम है गॉडविन। गॉडविन उस पर अपनी सारी रिसर्च करता है और जिंदा कर देता है। मगर इस लड़की का दिमाग अब एक छोटे बच्चे की तरह हो चुका है। ना वो ठीक से चल पा रही है, ना ठीक से बोल पा रही है और ना ही उसे कुछ समझ में आता है। वो छोटी छोटी चीजों पर रोती और हंसती रहती है। गॉडविन उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। जब भी ये लोग खाने की मेज पर बैठते हैं गॉडविन इस लड़की को हंसाता है। उसने इसका नाम रखा है बेला और बेला खिलखिला के हंसती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो पहुंचता है एक मेडिकल स्कूल में और सारे बच्चों को बताने लगता है सर्जरी के बारे में। यहीं पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मैक्स। जैसे ही गॉडविन का लेक्चर खत्म होता है मैक्स चला आता है उसके पास और गॉडविन को बताता है कि वो उसका कितना बड़ा भक्त है। वो अपनी सारी रिसर्च भी साझा करता है गॉडविन के साथ। तब गॉडविन मैक्स को लेकर के आने लगता है घर पे और कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसमें असिस्ट करो। मैक्स एक बार में मान जाता है। जैसे ही वो गॉडविन के घर के अंदर दाखिल होता है उसकी नजर पड़ती है बेला पे। वो देखता है कि बेला एक एक करके सारे प्लेट्स को नीचे पटक रही है जिसमें उसे मजा आ रहा है। तब गॉडविन उसके पास जाता है और कहता है कि ये मैक्स है, अब ज्यादातर समय वो यहीं पर रहेगा। इस बात को सुनते ही बेला उसे मारती है और मुस्कुराती हुई जाने लगती है। तब गॉडविन बताता है मैक्स को बेला के बारे में कि उसके सर पे चोट लगी थी, बहुत ही गहरी, इसीलिए मानसिक तौर पर वो बीमार हो चुकी है। गॉडविन धीरे धीरे उसका उपचार कर रहा है। गॉडविन मैक्स को कहता है कि तुम्हें बेला पर नजर रखनी है और हर रोज की प्रोग्रेस रिपोर्ट ला करके मुझे दे। उसकी हालत में बहुत ही तेजी से सुधार हो रहा है। तब से मैक्स लग जाता है काम पे। वो देखता है कि बेला बड़ी ही तेजी से चीजों को सीख रही है। लैंग्वेजेस पर उसका कमांड बढ़ते जा रहा है। उसे कुछ चीजें खाने में पसंद नहीं है। बेला को अगर कोई सबसे ज्यादा चीज पसंद है तो वो है सर्जरी। सर्जरी में वो बहुत ही अच्छी है। उसके साथ साथ गॉडविन के पालतू जानवरों के साथ भी वो अच्छी है। वो सारी बातें आकर के बताता है गॉडविन को कि उसकी लैंग्वेजेस बेटर होती जा रही है। फिर मैक्स गॉडविन से पूछता है कि आखिर ये लड़की कहाँ से आई है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तब इन बातों को गॉडविन इग्नोर कर देता है और कहता है कि तुम्हें जितना काम दिया गया है तुम्हें सिर्फ उसी पर काम करना है। जैसे ही रात होती है बेला आकर के सो जाती है गॉडविन के पास बेड टाइम स्टोरीज के लिए। गॉडविन उसे कहानी सुनाना शुरू करता है। तब बेला पूछती है अपने माता पिता के बारे में कि क्या वो अभी भी जिंदा है। गॉडविन कहता है कि नहीं, एक लैंडस्लाइड के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि अगर कभी भी उन्हें कुछ हो जाए तब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बेला को अपने माता पिता के लिए बुरा लगता है। थोड़े समय के बाद वो सो जाती है। तो गॉडविन उसे चादर उठाता है और चला जाता है यहाँ से। सुबह सुबह बेला जैसे ही जगती है खाना खाना शुरू कर देती है। तब मैक्स एक बार फिर से उसे ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि बेला को बाहरी दुनिया बहुत पसंद है। वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। वो छुप छुप के जाती है छत पे। मैक्स भी उसके साथ जाता है। वो पूरे शहर को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी मैक्स की नजर पड़ती है बेला के गर्दन पे। वो देखता है कि उसके गर्दन पे एक बहुत ही बड़ा निशान है और ये सर्जरी का निशान है। थोड़ी देर के बाद वो नीचे आती है गॉडविन के पास और उससे कहती है कि मुझे बाहर जाना है। जब गॉडविन मना करता है तब वो एक एक करके चीजों को उठा करके पटकने लगती है। गॉडविन उसे समझाता है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मगर बेला नहीं मानती। तब वो अपनी बग्गी में बैठा के ले करके जाने लगता है उसे जंगल की तरफ। बेला बहुत ही ज्यादा खुश है। वो बग्गी से झांक करके बाहर की दुनिया देख रही है। तब बार बार उसे गॉडविन कहता है कि बाहर मत देखो, मैं नहीं चाहता कि बाहर के लोग तुम्हें देखें। थोड़ी देर के बाद बग्गी रुकती है और बेला चली जाती है जंगल में। खुले जंगल को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो पत्तों के ऊपर जमीन पे लेट जाती है। वो हर एक लम्हे को महसूस करना चाहती है। थोड़ी देर के बाद मैक्स उसके पास आता है और दिखाता है कि उसके हाथ में मेंढक है। मेंढक को देखने के बाद बेला तुरंत उस पर थप्पड़ मारती है तो मेंढक की मौत हो जाती है। मरा हुआ मेंढक देखने के बाद अब बेला निराश हो रही है। थोड़ी देर के बाद ये लोग यहीं पर खाना खाना शुरू कर देते हैं। तभी गॉडविन देखता है कि और भी लोग जंगल की तरफ आ रहे हैं। वो बेला और मैक्स को कहता है कि तूफान आने वाला है, उससे पहले हमें जाना पड़ेगा। गॉडविन नहीं चाहता कि बाहर के लोग उससे मिले। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तब मैक्स गॉडविन से कहता है कि इस लड़की को लेकर के तुम इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो। मैंने आज से पहले किसी डॉक्टर को नहीं देखा जो अपने सब्जेक्ट को लेकर के इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। गॉडविन इन बातों को जवाब नहीं देता और ये लोग आकर के बैठ जाते हैं बग्गी में। लेकिन बेला को अभी भी बाहर घूमना है। जैसे जैसे बग्गी चलनी शुरू होती है वो चिल्लाने लगती है कि उसे बाहर जाना है। उसकी चीखें बहुत ही तेज हो रही हैं। इन चीजों को देखने के बाद गॉडविन उसे बेहोश कर देता है। तब मैक्स उसे उठा करके लाता है घर के अंदर। लेकिन अब मैक्स के
के अंदर शक बढ़ते जा रहा है कि आखिर ये लड़की कौन है और गॉडविन उसे क्यों पाल रहा है। उसे पूरी सच्चाई जाननी है इस लड़की के बारे में। वो घर में हर तरफ ताका झांकी करने लगता है। जब गॉडविन नहीं होता तब वो उसके रिसर्च पेपर को देखता है और यहाँ पर उसके हाथ एक ऐसी रिसर्च लगती है जिसे देखने के बाद मैक्स के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में कि गॉडविन ने अपने किसी सब्जेक्ट का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया था। मैक्स समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसका ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है। तभी यहाँ पर गॉडविन आ जाता है। उसे देखने के बाद मैक्स कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि तुमने इस लड़की के साथ क्या किया है। अगर अभी के अभी तुमने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई तो मैं सीधा पुलिस वालों के पास जाऊंगा और तुम जाओगे जेल। तब गॉडविन मैक्स को सब कुछ बताने लगता है कि थोड़े समय पहले इस लड़की ने पूल से कूद करके अपनी जान देने की कोशिश की। मुझे ये नदी के किनारे मिली थी। जब मैंने उसे उठाया तब इसकी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी और तभी मुझे पता लगा कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। मैं उसे लेकर के आ गया अपने लैब में। मैं चाहता तो उस वक्त इस लड़की की जान बचा लेता, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने इसकी जान बचा ली तब ये फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। उसी वक्त मुझे ख्याल आया अपने रिसर्च के बारे में कि मेरे पास एक सुनहरा मौका है। मैं अपने ब्रेन ट्रांसप्लांट के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर सफल कर सकता हूँ। तब मैंने इस लड़की की डिलीवरी की और जो उसका बच्चा था उसके ब्रेन को उसके माँ के शरीर के अंदर डाल दिया और अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। थोड़े समय के बाद वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया और आज बेला तुम्हारे सामने है। उसका शरीर जवान है मगर उसका दिमाग अभी भी एक बच्चे का है जो सारी चीजों को सीख रहा है और धीरे धीरे वो चीजों को सीख जाएगी। उसका दिमाग बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है। मैक्स इन सारी चीजों को सुन करके भावुक हो जाता है। उसे बेला के प्रति लगाव हो रहा है। दूसरी तरफ हम बेला को देखते हैं। चाहे उसका दिमाग बच्चे का हो लेकिन उसका शरीर जवान है और जवान शरीर की अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं और अपनी अपनी ख्वाहिशें। जब भी बेला अपने आप को छूती है उसे अच्छा लगता है। तब वो दिन प्रतिदिन अपने आप से खेलने लगती है। वो हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को लेकर के मैस्टरबेट करती है। उसे इस बात की शर्म नहीं है कि इन चीजों को शरेआम नहीं करते। वो ये काम करते हुए सबको दिखाती भी है। तब सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर बेला को कोई नहीं रोक सकता। उसे जो करना है वो करके ही मानेगी। धीरे धीरे उसका आकर्षण बढ़ने लगता है मैक्स के प्रति। वो मैक्स के साथ इंटीमेट होना चाहती है मगर मैक्स एक अच्छा आदमी है। वो बेला के साथ ऐसे इंटीमेट नहीं होना चाहता। उसे पता है कि बेला को चीजों की समझ नहीं है लेकिन फिर भी वो बेला के साथ ही रहता है। वो मैक्स के साथ बहुत ही ज्यादा घुल मिल चुकी है और गॉडविन भी इन चीजों को देखता है। थोड़े समय के बाद वो मैक्स को कहता है कि क्या तुम बेला को पसंद करते हो। मैक्स के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। गॉडविन कहता है कि बेला एक अच्छी लड़की है और तुम भी एक अच्छे लड़के हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। अगर तुम्हारी मर्जी हो तब मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। मैक्स राजी हो जाता है। तब गॉडविन कहता है कि मेरी एक ही शर्त है, उससे शादी करने के बाद भी तुम यहीं पर रहोगे उसके साथ। मैं नहीं चाहता कि बेला मुझसे दूर जाए। मैं हर वक्त उस पर नजर रखना चाहता हूँ। वो मेरी बेटी की तरह है। इन बातों को सुनने के बाद मैक्स मान जाता है मगर गॉडविन किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि मैं बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाऊंगा और तुम्हें उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा कि आगे चल करके तुम कोई मुसीबत ना खड़ी करो। मैक्स मान जाता है। गॉडविन कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करना शुरू कर देता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो एक वकील को बुलाता है जिसका नाम है डंकन। डंकन जब सारी शर्तों को पढ़ता है तब थोड़े समय के लिए वो भी भौचक्का रह जाता है कि आखिर ये लड़की कितनी खूबसूरत होगी कि उसके लिए एक लड़का अपनी आजादी को त्यागने को तैयार है, कि वो हमेशा के लिए इस चार दीवारी में उस लड़की के साथ रहेगा। अब डंकन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। वो कैसे भी इस लड़की को देखना चाहता है। सबसे नजरें चुरा करके वो जाता है ऊपर। जैसे ही उसकी नजर बेला पे पड़ती है उसकी खूबसूरती को देखने के बाद वो मोहित हो जाता है। लेकिन जब बेला उससे बात करनी शुरू करती है तब डंकन उस पर और भी ज्यादा फिदा हो जाता है क्योंकि बेला मासूम है। उसने खूबसूरती और मासूमियत की ऐसी कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखी थी। जितना ही वो बेला से बात करता है उतना ही उसके प्यार में पड़ते जाता है। बातों ही बातों में उसे एहसास होता है कि बेला ने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। उसकी पूरी दुनिया ये चार दीवारी ही है। वो कभी भी चार दीवारी से बाहर नहीं निकली। डंकन इस चीज का फायदा उठाता है और बेला को कहता है कि वो उसे बाहर की दुनिया दिखा सकता है और बेला भी राजी हो जाती है। थोड़े समय के बाद वो रात में चुपके से आता है उसके घर के अंदर और कहता है कि जल्दी ही मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल। तुम अपनी चीजों को बांध लो। मैं सारी दुनिया से छुपा के तुम्हें वहाँ लेकर के जाऊंगा। बेला बहुत ही ज्यादा खुश हो गई मगर उसका दिमाग अभी भी एक बच्चे की तरह है। अगले दिन वो पहुंची गॉडविन के पास और उसे बता दिया कि डंकन उसे लेकर के पुर्तगाल जाना चाहता है और बेला भी जाना चाहती है क्योंकि उसे दुनिया देखना है। गॉडविन बेला को मना करने लगता है। वो जानता है कि डंकन उसके साथ क्या करेगा। वो पूरी दुनिया घूमेगा और बार बार बेला के साथ इंटीमेट होगा। उसे सिर्फ बेला का जिस्म चाहिए लेकिन बेला को इन चीजों की समझ नहीं है। गॉडविन उसे समझा समझा के थक जाता है मगर बेला नहीं मानी। तब गॉडविन को एहसास होता है कि बेला का दुनिया देखना बहुत जरूरी है। जब तक वो इन चीजों को अनुभव नहीं करेगी उसे सही गलत का मतलब समझ में नहीं आएगा। गॉडविन उसे कब तक चार दीवारी के अंदर रखेगा। तब वो मान जाता है मगर जाने से पहले वो उसके कपड़े के अंदर कुछ पैसे छुपा करके ऊपर से सिलाई कर देता है ताकि बुरे वक्त में ये बेला के काम आए। जैसे ही ये बात मैक्स को पता लगती है वो भड़क जाता है क्योंकि वो उसका मंगेतर है और वो नहीं चाहता कि उसकी मंगेतर पराये मर्द के साथ किसी और देश में जाए। जब वो बेला को रोकने लगता है तो बेला उसे बेहोश करके नीचे गिरा देती है और चली जाती है डंकन के साथ बाहर। बाहर की दुनिया उसकी
जिंदगी में रोमांच भर देता है। उसके लिए हर एक चीज नहीं है, हर एक खाना, हर एक जगह और हर एक इंसान। वो दिन प्रतिदिन खुश होती जाती है। वो हर एक चीज को देखना और महसूस करना चाहती है, मगर डंकन उसके साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहता है। जब ये दोनों इंटीमेट होते हैं तब बेला को इसमें चरम सुख मिलता है। वो दिन रात बस यही करना चाहती है। जब भी वो डंकन को देखती है टूट पड़ती है उसके ऊपर और वही सवाल बार बार पूछती है कि ये दुनिया की सबसे मजेदार चीज है, फिर भी हम इसे छुप करके क्यों कर रहे हैं और हम बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं करते। अगर ये चीज इतनी खूबसूरत है तो हमें हर एक आदमी और हर एक औरत के साथ करनी चाहिए। तब डंकन इन बातों को समझा नहीं पाता। इन दोनों को जहाँ भी जगह मिलता है ये दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। धीरे धीरे बेला बाहर की चीजों को देख रही है और समझ रही है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि झूठ बोलना बहुत जरूरी है अपने आप को बचाने के लिए। उसने झूठ बोलना भी सीख लिया है, मगर अभी भी वो नादान है। एक दिन एक औरत आती है बेला के पास और उसे विक्टोरिया नाम से बुलाती है। वो उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित है। वो उसे कहती है कि इतने समय से तुम कहाँ गायब थी, तुम्हें सारे लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन बेला को ये बातें समझ में नहीं आती कि औरत उसे विक्टोरिया कह के क्यों बुला रही है। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली जाती है। अब डंकन की रुचि कम होती जा रही है बेला में, क्योंकि बेला दिमाग से एक बच्ची है और वो हर वक्त उसे नहीं संभाल सकता। धीरे धीरे उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि बाकी मर्दों को भी पता लग गया है बेला के दिमाग के बारे में और बहुत सारे मर्दों ने उसे छुआ है। अब उसे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। वो बेला को लेकर के चला जाता है एक जहाज पे एक लंबे सफर के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडविन को, जो बेला के बिना पागल होते जा रहा है। उसे बेला की याद आ रही है। मैक्स भी इन चीजों को देखता है। बेला की यादों को मिटाने के लिए वो एक दूसरी लड़की को लाता है जिसका नाम उसने फेलिसिटी रखा है। उस पर भी उसने एक्सपेरिमेंट किया है। दूसरी तरफ बेला बहुत विकसित हो चुकी है मानसिक तौर पे। वो चीजों को बड़े ध्यान से देखती और समझती है और पुरानी बेला को अब डंकन मिस कर रहा है। जिस बेला को वो लेकर के आया था वो लगभग गायब हो चुकी है। जहाज पे बेला की मुलाकात होती है एक बूढ़ी महिला से जिसका नाम है मार्था। मार्था के साथ एक आदमी भी है जिसका नाम है हैरी। ये दोनों बुद्धिजीवी लोग हैं। जब बेला इनसे बात करती है तब उसे दुनिया के बारे में और भी चीजें पता लगती है। मार्था एक के बाद एक बेला को बहुत सारी किताबें देती है ताकि उसे पता लग सके कि दुनिया का मतलब क्या है और यहाँ पर लोग कैसे हैं। वहीं हैरी उसे अमीरी और गरीबी का पाठ पढ़ाता है कि आखिर पूंजीवाद क्या होता है, गरीब लोगों के साथ अमीर लोग क्या कर रहे हैं। ये फासला इतना बड़ा है जिसे कभी भी नहीं भरा जा सकता। बेला अब धीरे धीरे बुद्धिजीवी बनती जा रही है। इतने ही समय में उसने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली और हैरी से उसे बहुत सारा ज्ञान मिला है। इन चीजों को देखने के बाद डंकन पागल सा होने लगता है क्योंकि अब वो बेला को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो दिन भर बेला पर चिल्लाते रहता है। इसी बीच जहाज एक जगह पे रुकती है। तब हैरी उसे दिखाता है कि आखिर अमीरी और गरीबी क्या होता है। वो बताता है कि हम इस जहाज पर हैं, हम जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो पहन सकते हैं, मगर नीचे गरीब लोग हैं जिनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है उनकी भूख। वो अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को भूख से मरते हुए देखते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो गरीब है। इन चीजों को देखने के बाद बेला फूट फूट के रोती है। वो इनकी मदद करना चाहती है मगर हैरी बताता है कि तुम उनकी मदद नहीं कर सकती। बेला रोती हुई जाती है कमरे में और डंकन के सारे पैसों को लेकर के आके गार्ड्स को दे देती है कि वो उन गरीब लोगों में उन पैसों को बांट दें। लेकिन गार्ड्स ने इन पैसों को गरीबों तक नहीं पहुंचाया। वो खुद इन पैसों को लेकर के गायब हो गए। जैसे ही डंकन को ये बात पता लगी कि उसके पैसे गायब हो गए उसने कंप्लेन किया। तब बेला ने कहा कि उसने खुद पैसे दिए थे गार्ड्स को। अब डंकन बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है। वो बर्बाद हो चुका है। उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। जहाज वाले आकर के कहते हैं कि अगले बंदरगाह पे हम तुम दोनों को उतार देंगे क्योंकि अब तुम लोगों के पास पैसे नहीं है। इन दोनों को पेरिस में उतार दिया जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है। अब डंकन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि वो कहीं पनाह ले सके और ना ही खाने के लिए पैसे हैं। वैसे ही ठंड में कांप रहा है मगर बेला बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि अब वो एक नए जगह पे आई हुई है। थोड़ी देर के बाद वो पैसे कमाने निकलती है और पहुंच जाती है एक वैश्यालय में। जब वो कहती है कि उसे पैसे कमाने हैं तब वो लोग बताते हैं कि यहाँ पैसे कमाने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपने जिस्म को बेचना पड़ेगा। बेला को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि कोई भी मर्द आएगा और वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा और बदले में पैसे देगा। बेला को ये बात बहुत अच्छी लगती है। कहती है कि इंटीमेट होने में मजा आता है। उसे ये लोग ऊपर भेज देते हैं। एक आदमी आता है और बेला के साथ इंटीमेट होकर के पैसे दे करके चला जाता है। तब बेला कुछ खाने की चीजें लेकर के आती है डंकन के पास और उसे देती है। तब डंकन पूछता है कि पैसे कहाँ से आए। जब वो पूरी बात बताती है तब डंकन खाने को फेंक करके भड़क जाता है और कहता है कि तुमने क्या किया, तुम अब एक वैश्या बन चुकी हो। ये ऐसी चीज है, औरत अगर अपने आप के साथ कोई सबसे बुरी चीज कर सकती है तो ये वही है और तुमने वही किया है अपने आप के साथ। मुझे घिन आती है तुम्हें देख करके। मैं तुम्हें छूना तक नहीं चाहता। मुझे बस यहाँ से जाना है। इन बातों को सुनने के बाद बेला अपने सारे पैसों को निकालती है जो उसे गॉडविन ने दिया था। इन पैसों को देखने के बाद वो भड़क जाता है और कहता है कि ये पैसे हमेशा से तुम्हारे पास थे और तुमने नहीं दिया। सारे पैसों को छीन के वो भाग जाता है यहाँ से और बेला पहुंच जाती है उस वैश्यालय में। अब हर रोज उसके साथ बहुत सारे मर्द सोते हैं। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ते जा रहा है। वो यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने लगती है। वो हर तरीके का एडुकेशन लेती है ताकि उसे सारी चीजें समझ में आए। दूसरी तरफ हम गॉडविन को देखते हैं जिसे कैंसर हो गया है। वो जल्दी ही मरने वाला है मगर मरने से पहले उसकी आखिरी एक ही इच्छा है कि वो बेला से मिले। बेला उसकी बेटी
बेटी की तरह है। इन बातों को सुनने के बाद मैक्स अब बेला को ढूंढना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो पहुंचता है डंकन के पास। उसे पता लगता है कि डंकन लंदन के एक पागल खाने में है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, मगर जब मैक्स उसे धमकाता है तब डंकन बताता है कि बेला अभी पेरिस में है। मैक्स खत लिखता है बेला को और उसे बताता है गॉडविन की हालत के बारे में। बेला वापस चली आती है। गॉडविन को देखने के बाद वो कहती है कि तुम मेरे रचयिता हो, मैं भी तुम्हारी तरह एक सर्जन बनना चाहती हूँ, मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है। इन चीजों को सुनने के बाद गॉडविन बहुत खुश होता है। बेला अब मानसिक तौर से विकसित हो चुकी है, यहाँ तक कि वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा समझदार है। जब वो मैक्स के साथ बात कर रही होती है तब उसे पूरी बात बताती है कि उसने पेरिस में वेश्यावृत्ति तक का धंधा किया है। मैक्स कहता है मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जब यहाँ से गई थी उस वक्त हम शादी करने वाले थे, अगर तुम चाहो तो हम अभी भी शादी कर सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद बेला भावुक हो जाती है कि मैक्स दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। वो उसके साथ शादी करने लगती है, लेकिन बीच में ही एक आदमी आकर के इस शादी को रोक देता है जिसका नाम है एल्फ्रेड। एल्फ्रेड कभी सेना में हुआ करता था और एल्फ्रेड को यहाँ पर लेकर के आने वाला है डंकन। एल्फ्रेड कहता है कि ये लड़की मेरी पत्नी है, इसका नाम है विक्टोरिया, जब ये प्रेग्नेंट थी तब गायब हो गई, तब से मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। वो बेला को कहता है कि मेरे साथ वापस चलो। बेला भी जाने लगती है। मैक्स उसे नहीं रोकता। वो जानता है कि बेला इस सच्चाई का पता लगाना चाहती है कि आखिर विक्टोरिया ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की। बेला के शरीर में जो दिमाग लगा है वो विक्टोरिया की बेटी का है। वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहती है। जैसे ही वो एल्फ्रेड के घर पे पहुंचती है उसे सारी चीजें समझ में आने लगती है कि एल्फ्रेड कितना क्रूर है। वो सारे लोगों को पीटता है और दिन भर बंदूक तान करके लोगों से काम करवाता है। वो तुरंत ही बेला पर चिल्ला करके कहता है कि तुम भी बिल्कुल ऐसी ही थी। ये लोग हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते थे और मार पिटाई चलती थी, जिन चीजों से एक वक्त के बाद विक्टोरिया तंग आ गई। थोड़े समय के बाद बेला ने देखा कि एल्फ्रेड ने उसे कैद करके रखा है। उसने हर जगह के खिड़की और दरवाजों को बंद कर दिया है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। थोड़े समय के बाद बेला ने देखा कि एल्फ्रेड एक डॉक्टर से बात कर रहा है। वो बेला का ऑपरेशन करवाना चाहता है। वो उसके योनि के कुछ अंगों को काटेंगे ताकि उसकी उत्तेजना कम हो सके और ज्यादा लोगों के साथ इंटीमेट ना हो। जब बेला को इस बात का पता लगता है तब वो विरोध करती है। एल्फ्रेड तुरंत अपनी बंदूक तान देता है बेला पे और सामने पड़ा क्लोरोफॉर्म कहता है कि इसे सूंघो और बेहोश हो जाओ। जैसे ही तुम बेहोश होगी तुम्हारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट करूंगा। बेला को अब सब कुछ समझ में आ चुका है कि विक्टोरिया ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की। उसने क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंक दिया एल्फ्रेड के मुंह के ऊपर। एल्फ्रेड बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। तब बेला उसे लेकर के आती है गॉडविन के पास। फिर मैक्स और बेला दोनों मिल करके ब्रेन ट्रांसप्लांट करते हैं एल्फ्रेड का और इंसानी दिमाग निकाल करके उसके दिमाग में एक बकरी का दिमाग डाल देते हैं। यह ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। अब एल्फ्रेड उसके ही बगीचे में घूमते रहता है बकरी की तरह और बेला उस पे अपना हुक्म चलाती है। जैसे जैसे समय बीतता है अब गॉडविन का भी आखिरी समय आ चुका है, उसकी मौत हो जाती है। अब बेला और मैक्स मिलकर के इस पूरे जगह को चला रहे हैं और अपने मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स को भी। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।